हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र। आज हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग की। एक्चुअल में अभी जो हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है ये है भारत में औद्योगिक मुद्दे एवं पहल। इसके अंतर्गत हमारी ये तीसरी क्लास है। इससे पहले हम 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके थे और आशा करता हूँ कि वो 2 लेक्चर आपको अच्छे समझ में भी आए होंगे। देखिए, अगर आप में से किसी को डाउट हो कि सर हमारे सिलेबस में ना तो एलपीजी था और ना ही ये जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग है, फिर भी हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि भारत में औद्योगिक मुद्दे एवं पहल, कृषि में मुद्दे एवं पहल स्पष्ट रूप से मिल रहे थे। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, समझ विकसित करनी पड़ेगी। भारत में जो औद्योगिक विकास यात्रा रही, जो 1947 से लगाकर अभी वर्तमान तक 2020 तक ये यात्रा, इसके अलावा भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्या होते हैं, इनकी क्या समस्या है, सरकार ने क्या पहल करी, ये इससे अलावा 1991 भी ये पहल में सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप सोचते हैं कि वहाँ पर ऐसा स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है। औद्योगिक मुद्दे एवं पहल के अंतर्गत आपसे एलपीजी भी पूछा जा सकता है। 1948 से लगाकर 91 तक की नीतियाँ भी पूछी जा सकती, इसीलिए मुझे आपको सभी पढ़ाना पड़ रहा है। ओके, तो अपने मन में बिल्कुल शंका ना रखें। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्या होते हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले। और आपके मन में अगर क्वेश्चन हो कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्या होते हैं, इंग्लिश में इसे MSME कहते हैं। इसे माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइज कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि कौन उद्योग होते हैं, क्या इसकी कोई कैटेगरी बांट रखी, ऐसा तो नहीं है। किसी भी उद्योग को देखकर आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि वे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग है। हाँ, एक अधिनियम आया था 2006 में, और इस अधिनियम के तहत यहाँ पर कौन से उद्योग सूक्ष्म होंगे, कौन से लघु होंगे और कौन से मध्यम होंगे, ये तय किया गया था। तो 2006 के अधिनियम के तहत ही हमें चलना है। एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उसी आधार पर आपको सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग की सीमा होती है। हालांकि इसमें कौन कौन से आ सकते हैं, उदाहरण मैं आपको ये पूरा बताने के बाद दूंगा, लेकिन पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर कि 2006 के एक्ट में क्या लिखा हुआ है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो उद्योग है वो 2 सेक्टर में बटेंगे, सेवा सेक्टर और विनिर्माण सेक्टर। 2 सेक्टर है। तो आपको पता होगा विनिर्माण क्षेत्र कौन सा होता है, सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें उद्योग कौन से सूक्ष्म कहलाएंगे, कौन से लघु कहलाएंगे, कौन से मध्यम कहलाएंगे, ये मालूम होता है उसमें की गई निवेश राशि से। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं समझाता हूँ कि कोई सा उद्योग सूक्ष्म होगा, मध्यम होगा या लघु होगा, उसकी जो तय सीमा वो ये होती है कि अगर उद्योग में 25 लाख रुपए से 1 वर्ष के भीतर 25 लाख रुपए से ज़्यादा निवेश नहीं किया गया है, 25 लाख रुपए से कम का निवेश है, तो वे क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म उद्यम कहलाते हैं। अब आप यहाँ पर देखकर नहीं बता सकते हैं, वे उद्योग जहाँ पर क्या हो, साल भर में इन्वेस्टमेंट, जैसे मान लेते हैं आपने कोई पापड़ बनाने का बिजनेस खोला है, तो अगर साल भर में आप 25 लाख रुपए से कम का उसमें निवेश कर रहे हैं, तब तक वह किसके अंतर्गत शामिल होगा, सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत शामिल होगा। तो मैं यही कह रहा हूँ, अगर वही वाली बात है यहाँ पर कि आप उद्योग को देखकर तय नहीं कर सकते हैं, उसमें जो निवेश राशि उसके आधार पर क्या होगा कि वह किसके अंतर्गत आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूसरी बात करूँ यहाँ पर कि लघु उद्योग किसे कहेंगे, ठीक है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम। तो लघु उद्योग किसे कहेंगे, तो लघु उद्योग के लिए सीमा है उसमें निवेश की 25 लाख रुपए से 5 करोड़ तक, यानी कि वे उद्योग जिसमें निवेश कहाँ से कहाँ तक हो, 25 लाख रुपए से 5 करोड़ तक का निवेश है, तो वह क्या कहलाते हैं, लघु उद्यम कहलाते हैं। और वे उद्योग जिनमें अगर जो निवेश सीमा राशि 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच की हो, वो क्या कहलाते हैं, मध्यम उद्योग कहलाते हैं। कई बार आप कुटीर भी सुनते हैं, तो कुटीर के ही 2 पार्ट है ये यहाँ पर, लघु और मध्यम। तो यहाँ पर आपको चीज़ क्या समझनी, वो ये कि वे उद्योग जिसमें 25 लाख रुपए से कम की राशि निवेश की गई हो, 25 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, वे क्या कहलाएंगे, सूक्ष्म। अगर जिसमें निवेश राशि 25 लाख से 5 करोड़ तक की हो, वे क्या कहलाएंगे, लघु उद्योग। और जिनमें 5 करोड़ से 10 करोड़ तक की राशि निवेशरत हो, वे क्या कहलाते हैं, मध्यम उद्योग कहलाते हैं।
तो वही किसी को देखकर हम तय नहीं कर सकते। ये इसके लिए भारत सरकार ने अधिनियम 2006 के तहत फिक्स सीमा कर रखी। तो विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत था। अब सेवा सेक्टर के अंतर्गत अलग आएंगे। अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर आएगा कि विनिर्माण क्षेत्र हमें समझ में आता है कि आपने बताया था कि 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर होता है, द्वितीय सेक्टर होता है, टर्शरी सेक्टर होता है। तो हमें पता है कि दूसरा सेक्टर पूरा उद्योग वाला है, जिसमें प्राइमरी सेक्टर से कच्चा माल लेकर दूसरे सेक्टर में प्रयोग किया जाता है। लेकिन सेवा सेक्टर में कौन से उद्योग हो गए? देखिए यहाँ पर जो आपको समझना वो ये कि सेवा सेक्टर में भी तो बिजनेस हो सकता है। उद्योग एक और हम क्या कहते हैं? बिजनेस कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर इस चीज़ को आप कैसे समझेंगे कि किसी ने अगर कॉलेज बनाया है ना, कोई प्राइवेट कॉलेज बनाया, अब कॉलेज में उत्पादन तो कोई दिखता नहीं है, कोई फैक्ट्री तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ तो हो रही है कि वहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। तो जब बिल्डिंग खड़ी करी होगी उसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा, वहाँ पर अगर कंप्यूटर लगाए होंगे उनमें इन्वेस्टमेंट किया होगा, इसके अलावा वहाँ टीचर की सैलरी जो भी है, मतलब एक तरीका वो भी क्या है, बिजनेस ही तो है। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति का कॉलेज या स्कूल बनाना भी अपने आप में क्या है? बिजनेस है। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? सेवा क्षेत्र के। और निवेश तो इसमें भी होगा। तो आप किसी भी रूप में ले सकते हैं। अगर कोई बसों का मालिक है जिसके 40 बसें हैं, तो बस उसने बनाए तो नहीं है, कहीं से खरीदी होगी, लेकिन खरीदने के लिए उसने निवेश तो किया होगा, पैसा लगाया होगा। तो ये भी क्या हो गया? सेवा सेक्टर में निवेश हो गया। लेकिन हम क्या कहेंगे? उसका बसों का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, यानी कि वो भी क्या है? एक बिजनेस है। तो सेवा क्षेत्र में भी क्या होते हैं? बिजनेस होते हैं। अब यहाँ पर कौन सा सूक्ष्म होगा, कौन सा लघु होगा और कौन सा मध्यम होगा, इसकी सीमा राशि क्या है? अलग अलग तय कर रखी है। अलग अलग कैसे? यहाँ पर अगर सूक्ष्म उद्योग हम किसे मानेंगे? जिसमें सीमा राशि क्या हो? 10 लाख रुपए से अधिक व्यय ना हो। वहाँ पर 25 लाख रुपए था, यहाँ पर कितना है? सूक्ष्म में 10 लाख रुपए। उसके बाद में लघु उद्योग की मैं बात करूँ तो यहाँ पर तय राशि कितनी है? 10 लाख से 2 करोड़। और मध्यम उद्योग के लिए कितना है? 2 करोड़ से 5 करोड़। तो ये जो फर्क है किस किस के बीच में है? विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए। तो जो सेकेंड सेक्टर है विनिर्माण, उसके लिए राशि थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, फैक्ट्री लगाना है, या छोटा मोटा आप घर पर भी उद्योग लगा रहे हैं, तो वहाँ पर स्वाभाविक सी बात है ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे। लेकिन सेवा सेक्टर में सिर्फ खरीदारी होती है, तो वहाँ पर राशि को थोड़ा सा कम किया गया है। सूक्ष्म के लिए 10 लाख रुपए से अधिक नहीं, लघु के लिए 10 लाख से 2 करोड़ और मध्यम के लिए 2 करोड़ से 5 करोड़। आशा करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि किसे सूक्ष्म कहेंगे, किसे लघु कहेंगे, किसे मध्यम उद्योग कहेंगे, और विनिर्माण और सेवा सेक्टर दोनों के लिए ये क्या है? अलग अलग है। तो ये आपको ज़रूर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके एमपीपीएससी मेन सिलेबस में लिखा है औद्योगिक मुद्देम पहल, तो यहाँ पर इसके बारे में आपको जानकारी ज़रूर होना चाहिए। चलिए, अब मन में ख्याल आ सकते हैं कि कौन कौन से इसमें शामिल हो सकते हैं। देखिए, जैसे कि इस इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये लकड़ी के जो सामान उपकरण बना रहे हैं, तो ये भी किस में आएगा? ये एक सूक्ष्म भी हो सकता है, लघु भी हो सकता है, मध्यम भी हो सकता है। अगर इनका ज़्यादा बड़ा रहा कारखाना पैसे के ऊपर से, तो उसे हम तय करेंगे कि ये मध्यम है या लघु। या जैसे कि पापड़ बनाने का बिजनेस हो गया है, लिज्जत पापड़ का आपने नाम सुना होगा, वो भी एक टाइम पे से छोटा ही बिजनेस शुरू हुआ था, जिसमें कुछ महिलाएं थी, उन्होंने पापड़ बनाकर बेचना शुरू किया, आज वो अच्छा खासा चल रहा है। तो ऐसे पापड़ बनाने के बिजनेस हो सकते हैं, या जो अगरबत्ती पैकिंग है, अधिकांशतः यही इसमें शामिल होते हैं, जहाँ पर जो हाथ से बनने वाली है, जिसमें कम मशीनीकृत संसाधन लगे, उसका उपयोग होता है। या हम बात करें और अगरबत्ती बनाने के हो गए, ये सारे किसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगे? सूक्ष्म, लघु और मध्यम। और भी हो सकते हैं, जैसे कि हम इसका उदाहरण लें तो फॉर एग्जांपल के लिए हर्बल साबुन, तेल आदि अगर महिला या पुरुष कोई घर पर बनाता हो, वे शामिल इसमें हो सकते हैं। इसके अलावा हाथ से बनने वाले चॉकलेट हो गए, और देशी घी हो गया। अगर कोई पशुपालन भी कर रहा है तो वो भी इसके अंतर्गत शामिल हो जाए, जिसमें पनीर, बिस्कुट बनाना भी शामिल हो सकता है। इसके बाद में टॉफ़ी, चीनी की मिठाई बनाना और सोडा, कोल्ड ड्रिंक। मतलब आप ये समझिए कि वे उद्योग जो घर पर या छोटे स्तर पर बन सकते हैं, उनको व्यवहारिक रूप में हम क्या कह सकते हैं? ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम, यानी कि MSME में शामिल होंगे। अब किसी उद्योग को देखकर तो हम बांट नहीं सकते हैं, तो इसके लिए डायरेक्ट टर्म यूज़ होती है कि ये किस में शामिल है, तो ये MSME उद्योग कहलाते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू बना होगा कि किसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग कहा जाता है। भारत में बड़े पैमाने पर कार्यरत है
तो यहाँ पर आगे हम जानेंगे कि इनके समस्याएं क्या विद्यमान है, सरकार ने क्या पहल करी, वो हमें आगे जानना ज़रूरी रहेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इनके बारे में जानकारी देख लेते हैं। तो भारत के लिए MSME इम्पोर्टेंट क्यों है ना, या MSME मैं शॉर्टकट में कहूँगा कि भारत में लघु उद्योग महत्वपूर्ण क्यों है ना, मैं बार बार अब लघु उद्योग टर्म यूज़ करूँगा। तो इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए कि मैंने जब आपको फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था, इसका पार्ट फर्स्ट, जिसमें 1948 से 51 तक भारत में 91 तक जो औद्योगिक नीतियाँ बनी, उसमें एक मैंने बात आपको साफ कही थी कि भारत में सबसे बड़ी दिक्कत रही कि हमने शुरुआत से भारी उद्योगों को तवज्जो दी, ना कि जो लघु उद्योग थे उनको। और यही बात रही कि आज चाइना हमसे आगे क्यों है, क्योंकि शुरुआत में उसने इन उद्योगों पर ध्यान दिया और हमने ये गलती करी कि हमने इन उद्योगों पर ध्यान नहीं दिया। तो अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि भारत के लिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि MSME बड़े उद्योगों की तुलना में अपेक्षाकृत कम पूंजी लागत में न केवल रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कम क्षेत्र में, फॉर एग्जांपल अब आप कोई कार बनाने की फैक्ट्री तो नहीं खोल सकते, लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर मैं घर पर ही अगरबत्ती या पापड़, अचार या कोई साबुन बनाकर बेच सकता हूँ, तो इसमें क्या होगा कि ये क्या करता है कि जो निम्न वर्ग है उसको अच्छा खासा रोजगार प्रदान करता है, क्योंकि सभी लोगों के लिए सरकारी नौकरी पाना संभव नहीं है, सभी तो कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकते, ऑफिस में नहीं बैठ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कृषि के अलावा और बड़े उद्योगों के बीच में एक ऑप्शन बच जाता है, जहाँ पर भारत में बहुत सारे लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है, और इसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे हम देखें तो दूसरा पॉइंट है क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने और ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकरण में सहायता करता है। क्षेत्रीय असंतुलन हालांकि आपके सिलेबस में एक स्पेशल टॉपिक है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन कुल मिला के आपने देखा होगा कि अक्सर ग्रामीण लोग शहरों की ओर पलायन क्यों करते हैं। इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण क्या है कि उन्हें वहाँ पर अच्छा खासा रोजगार नहीं मिलता है, वे शहरों में भी मजदूरी करने जाते हैं। अगर वही ग्रामीण लोग गाँव में ही अगर अगरबत्ती, अचार, पापड़ या ऐसे कोई भी छोटे मोटे रोजगार प्राप्त कर ले, गांव में ही या अपना एक उद्योग खोल ले, तो उन्हें फिर पलायन नहीं करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, क्षेत्रीय असंतुलन कम होगा। और इसके अलावा पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिकरण, तो वही वाली बात है, भारत के वे क्षेत्र जहाँ पर आदिवासी ज़्यादा निवास रहते हैं, जहाँ पर शिक्षा नहीं है, तो इन उद्योगों में जाने के लिए कोई शिक्षा तो नहीं चाहिए, बस आपके पास कौशल हो तो भी काम कर सकते हैं। तो इसलिए भारत का अधिकांश वर्ग आज भी पिछड़ा है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे हम देखें तो MSMEs सहायक इकाई के रूप में बड़े उद्योगों के पूरक हैं और यह देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए काफ़ी योगदान देता है। मैंने एक बात आपको भी बताई और ये भी जान लीजिए कि भारत में बड़े उद्योगों के पास में बहुत सारा कच्चा माल छोटे उद्योग से आता है। फॉर एग्जांपल आप किसी भी एक कोई फेमस अगरबत्ती का नाम ले लें जो आप जानते होंगे। अब उस अगरबत्ती में बहुत सारी बार क्या होता है कि छोटे छोटे गांव के लोग वहाँ पर अगरबत्ती बना के भेजते हैं। या मैं लिज्जत पापड़ इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल लेता हूँ। लिज्जत पापड़ आज नामी कंपनी है भारत में पापड़ बनाने के मामले में। अब इसमें लगभग 3000 महिलाएं क्या हैं, कार्यरत हैं, और ये महिलाएं अलग अलग स्थान से घर से पापड़ बनाकर भेज दी, पैकिंग होती है और पूरे भारत में जाता है। वैसे ही क्या होता है कि जो भी बड़े उद्योग हो गए, चाहे कार बनाने का उद्योग हो, चाहे कोई सा भी उद्योग ले लीजिए, कपड़े बनाने का हो, तो उसमें क्या होगा कि अगर मैं कार की बात करूं, तो अगर आज के संदर्भ में हम बात करें, फॉर एग्जांपल टाटा कोई कार बनाती है, तो वे कार अगर बना रही तो सारी चीज़ें वही उत्पादित नहीं करती है। उसमें टायर आपको MRF के मिल जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। अब MRF के टायर मिल रहे हैं तो MRF के जो टायर हैं वो स्वाभाविक सी बात है, टायर रबर से बनता है, रबर जंगलों से आता है, तो जंगल से जो कच्चा माल होगा वो तो कोई ग्रामीण वर्ग ही उपलब्ध करवाएगा। तो इसमें क्या होता है कि बड़े उद्योगों को जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनकी आपूर्ति कौन करता है, MSMEs ही करता है, बाकी और नहीं करते हैं। तो ये भारत के लिए इस कारण से क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आगे हम यहाँ पर और देखें महत्वपूर्ण तथ्य, तो भारत की पूरी GDP में इसका कितना योगदान है, 8%। मतलब भारत में जितने भी MSMEs हैं उनका पूरी GDP में 8% योगदान है। इसके अलावा कुल विनिर्माण यानी कि जो सेकंड सेक्टर है उसमें 45% तो यहीं से बनता है। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि भारत की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ दिखती भले हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश तो उनके आपूर्तिकर्ता कौन है, जो भारत के छोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग, या हम क्या कह सकते हैं, MSMEs कह सकते हैं। इसके अलावा
कुल निर्यात में 40%। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भारत में आज भी जितना निर्यात होता है उसमें 40% हिस्सेदारी किसकी है, एमएसएमई की है। तो यही चीज़ दर्शाती है कि इनकी महत्वपूर्णता कितनी है। आप ही सोच लीजिए अगर ये ना हो तो भारत का 40% निर्यात नहीं हो पाएगा। तो ये आंकड़ा दर्शाता है कि लघु जो आपके सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है उनकी महत्वपूर्णता क्या है। तो ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं और मुझे आशा भी कि आप नोट्स भी बनाते जा रहे होंगे। तो ये आंकड़े आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे तो बिना तथ्य के तो आप बात कर नहीं सकते, इसलिए वहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और अब देखते हैं भारत में एमएसएमई की स्थिति क्या है, यानी कि भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की क्या दशा है। देखिए यहाँ पर ये कि 2018-19 के मैं आंकड़े में जाऊँ तो भारत में अभी वर्तमान में 6.34 करोड़ उद्यम सक्रिय, यानी कि हम एक एज ए काउंटिंग करें तो लगभग 6 करोड़ छोटे मोटे उद्योग चल रहे हैं। और इस उद्योग में 51% जो आबादी है वो किसकी है, ग्रामीण क्षेत्रों की। हालांकि आप ये मत सोचिए कि सारे एमएसएमईज ग्रामीण क्षेत्रों से ही चलते हैं। इसमें से ग्रामीण क्षेत्रों की हिस्सेदारी कितनी है, 51%, यानी कि बाकी 49% एमएसएमई है वे कहाँ से चलते हैं, शहरों से चलते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये आंकड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इतने क्या है उद्यम या जो एमएसएमई है वे सक्रिय हैं और इसमें से इतने प्रतिशत कहाँ से है, गांव से बिलोंग करते हैं। तो भारत में एमएसएमई की स्थिति है। इसके बाद में मैं और बात करूँ तो भारत का जो एमएसएमई है वह लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि भारत में अधिकांश रोजगार में से 11 करोड़ ये देता है। और यहाँ पर एक चीज़ जो सोचने वाली वो ये कि रोजगार जो मिल रहा है उसमें 55% शहरी क्षेत्रों में। अभी पीछे जो आंकड़ा देखा उसमें 51% तो उद्योग गाँव में है एमएसएमई के, ठीक है, बाकी 49% कहाँ पर है, शहरों की ओर है। लेकिन यहाँ पर जो रोजगार मिल रहे हैं वह शहरों में ज़्यादा मिल रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि शहरों में अधिकांश सूक्ष्म उद्योग नहीं होते हैं, लघु और मध्यम उद्योग ज़्यादा मिलेंगे और इसमें क्या होता है फिर कार्यरत लोग भी ज़्यादा होते हैं। इस कारण से ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि उद्योग गांव में ज़्यादा है लेकिन रोजगार शहरों में मिल रहा है। तो इसका कारण यही है कि जो शहर है वहाँ पर क्या है कि थोड़े उद्योग बड़े होते हैं और बड़े होने के कारण ही रोजगार ज़्यादा मिलते हैं। तो ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं, ज़रूर नोट करते जाइएगा। आगे हम और स्थिति देखें यहाँ पर तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि भारत में जितने एमएसएमईज हैं उसमें से 99.5% सूक्ष्म श्रेणी के। अब ये थोड़ा सा अजीब लगेगा कि जितने उद्योग हैं 100% अगर एमएसएमई हैं उसमें से 99% या 99.5% किस में शामिल है, सूक्ष्म में शामिल है। बाकी के जो बच रहे हैं 0.5% ये किस में शामिल है, आपके लघु और मध्यम में। अब ये बात थोड़ी सी हैरानी वाली होगी, लेकिन यहाँ पर सूक्ष्म उद्योग कहते किसे हैं, तो आशय उन छोटे उद्यमों से जिनका संचालन एक व्यक्ति, महिला अथवा पुरुष द्वारा अपने घर पर किया जाता है। देखिए अधिकांशतः अगर जो मैंने आपको इमेजेस बताए थे जहाँ पर अगर कुम्हार मटका बना रहा तो कुम्हार मटका बना रहा वो सूक्ष्म में शामिल है क्योंकि उसमें सिर्फ उसकी फैमिली शामिल है, एक घर का बना रहा है। लेकिन लघु और मध्यम में क्या होता है कि थोड़े ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, गांव का अधिकांश हिस्सा उसमें शामिल होता है, बहुत सारे लोग जो एक जगह इकट्ठे होकर पापड़ बना रहे हैं, अगरबत्ती बना रहे हैं। लेकिन अगर आप घर पर कपड़े की सिलाई करते हैं तो वो फिर किस में आ गया, आपका एक सूक्ष्म उद्यम आ गया, क्योंकि उसमें भी तो आप कुछ पैसे कमा रहे हैं। तो आप चाहे कपड़े की सिलाई करते हैं, चाहे मटका बनाते हैं, चाहे चादर बनाते हैं, तो भारत में आज भी अधिकांशतः एमएसएमई में 99.5% कौन से हैं, सूक्ष्म ही शामिल है। तो ये आंकड़ा आपको ज़रूर याद रखना है कि इतने में से एमएसएमई में सूक्ष्म उद्योग का कितना हिस्सा है। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर समाज में हम देखें कि आखिर समाज का कौन सा हिस्सा एमएसएमई में ज़्यादा शामिल है, तो देखिए यहाँ पर 4.1% लोग किससे बिलोंग करते हैं, आपके एसटी यानी आदिवासी शेड्यूल ट्राइब से हैं। उसके बाद में हम बात करें तो 12.5% लोग एससी वर्ग के आते हैं इसमें, और ओबीसी वर्ग की बात करें तो 49.7%, यानी कि भारत में ओबीसी वर्ग ज़्यादातर शामिल है। और एक कंक्लूजन निकालें तो लगभग 66% लोग समाज के निचले वर्ग से हैं, यानी कि एमएसएमई जो ज़्यादातर जिसमें लोग एक्टिव हैं वे सवर्ण समाज के नहीं हैं, ज़्यादातर किस समाज के हैं, निचले वर्ग के ही लोग इसमें शामिल है जो पिछड़े हुए हैं। यानी कि ये चीज़ दर्शाता है कि पिछड़े लोगों को अच्छा खासा रोजगार देता है। तो
ये समाज के विभिन्न वर्गों तक क्या क्या पहुंचती वो हमने यहाँ पर बता दिया है। तो यहाँ पर ये आंकड़ा आपको 49 ओबीसी, 12 एससी और 4.1 एसटी में शामिल, ये आपको याद रखना रहेगा। आगे हम बढ़ते हैं तो और अगर मैं जानकारी देखूँ तो भारत में जितने एमएसएमई हैं ऑल ओवर एक्टिव उसमें 20% महिलाएं हैं 100% में से और 80% पुरुष है, यानी कि महिलाओं की भागीदारी काफ़ी कम है। तो ये एक थोड़ा सा सोचनीय विषय है कि लैंगिक जो असमानता वो यहाँ पर भी दिखती है। तो जब कभी अगर लैंगिक असमानता संबंधी उत्तर आए वहाँ पर भी एक बात आप दर्शा सकते हैं कि एमएसएमई में ज़्यादातर पुरुष एक्टिव हैं और महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ कितनी है 20%, कितने में से 100 में से। ये भी एक जानकारी महत्वपूर्ण है, यानी कि कहाँ कहाँ तक कौन कौन से वर्ग शामिल है ये हमने जाना। आगे मैं बात करूँ तो भारत के केवल 7 ही राज्यों में 50% एमएसएमई एक्टिव है। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, यानी कि पूरे भारत के सिर्फ 7 ही राज्य 50% कवर कर लेते हैं। अब वे कौन कौन से राज्य हैं, तो वे राज्य हैं आपके जिसमें यूपी में कितना शामिल है 14% एक्टिव यूपी में है। उसके अलावा वेस्ट बंगाल में भी 14% एमएसएमई का हिस्सा है। 5% जो है बिहार का हिस्सा है किसमें एमएसएमई में। 8% हिस्सा किसका है महाराष्ट्र का। 6% हिस्सा कर्नाटक का है। 5% हिस्सा आंध्र प्रदेश का और 8% हिस्सा तमिलनाडु का है। तो कुल मिला के ये जो सिर्फ 7 राज्य मैंने आपको बताए हैं यही 7 राज्य भारत का 50% एमएसएमई घेरे हुए हैं। यानी कि इसमें एक चीज़ समझ सकते हैं, या तो यहाँ के लोग ज़्यादा समझदार हैं जो इस चीज़ को समझते हैं, या यहाँ पर ज़्यादा पिछड़े हुए लोग रहते हैं इस कारण से। हालांकि एक चीज़ यहाँ पर ये भी देखने वाली कि इन राज्यों में जनसंख्या भी अच्छी खासी है, जिसमें यूपी, बिहार और आपका जो पश्चिम बंगाल है इनमें तो ज़्यादातर जनसंख्या निवास रहते हैं। तो एक कारण ये भी हो सकता है यहाँ पर कि जनसंख्या ज़्यादा है, रोजगार की कमी है, इसलिए उन्होंने एमएसएमई को अपना रखा है। तो ये भी आंकड़ा आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ें और अब देखिए एमएसएमई की महत्वपूर्ण चुनौतियाँ। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके सिलेबस में वहाँ दे रखा है मुद्दे। तो जो मुद्दे की जब बात आएगी और आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में उद्योगों की क्या समस्या है, तो एमएसएमई की समस्याएं जो हैं वे, और बाकी मुझे इतनी आशा है कि मैंने आपको जो लास्ट 2 लेक्चर पढ़ाएं उसमें आप भारत में बड़े उद्योगों के साथ में क्या समस्याएं थी वे आप ज़रूर बता सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे बड़ी जो चुनौती है वो क्या है, वो है वित्त पोषण की। भारत सरकार आज भी हालांकि एमएसएमई के लिए पैसा जनरेट करती है, लोन प्रोवाइड करवाती है, लेकिन जहां लोन पहुंचना चाहिए वहां पर नहीं पहुंचता है और बजट में कोई इतनी बड़ी धनराशि इसके लिए नहीं होती है। आप अगर कभी भी इकोनॉमी बजट सुनेंगे किसी वर्ष का तो वहां पर ऐसा कभी भी हाईलाइट नहीं होता कि इस साल एमएसएमई जो हैं उनके लिए इतना करोड़ का बजट हुआ। हालांकि होता है, हर साल होता है, लेकिन अब पैसा जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंचता है। इस कारण से सरकार का इतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। उस कारण से भारत में जो एमएसएमई है वे अच्छे सक्रिय नहीं हो पा रहे और लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे। दूसरा मैं बात करूं तो एमएसएमई को अधिकांश ऋण अनौपचारिक स्रोतों से प्राप्त होता है। जैसे कि आपको पता है कि प्राइवेट लोन बहुत मिल रहे हैं आजकल, जिसे समूह के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अक्सर ग्रामीण लोग, क्योंकि देखिए लोन अगर व्यक्ति चाहता है तो वे चाहता है कि मुझे ज़्यादा मातापच्ची ना करनी पड़े, तो वे वहीं से लोन चाहते हैं। अगर आप एसबीआई या एचडीएफसी बैंक जैसे वहाँ पर लोन लेने जाएंगे, बिना दलाल के काम होगा नहीं और आपको दुनिया भर के इतने कागज़ वगैरह दिखाने पड़ेंगे, तो आप सोचेंगे इससे अच्छा तो मैं कोई और काम करता तो वहाँ पैसे मिलते। लेकिन कोई शख्स उन्हें ग्रामीण इलाके का सामने से आके कहता है कि लोन आपको ज़्यादा नहीं, कुछ आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ये देना है, लोन मिल जाएगा। तो अधिकांश इनको लोन कहाँ से प्राप्त होता है, अनौपचारिक से। तो इसमें क्या होता है कि सरकार की जो निष्क्रियता वो दिखती हैं, फिर इसमें एमएसएमई वाले क्या होते हैं, अनौपचारिक लेते हैं और वहाँ पर वे इसके चंगुल में फंस जाते हैं। बहुत सी बार अगर उनका एमएसएमई सक्रिय ना हुआ और एक्टिव मतलब अच्छे से ना चला, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी बार वे इसी चंगुल में फंस जाते हैं और फिर वे एक तरीके से ग्रामीण क्षेत्र, वही जो लाला साहूकार वाला किस्सा हुआ करता था, वहाँ पर फंस जाते हैं। अगर यही सरकारी लोन मिला होता तो शायद उन्हें कुछ फ़ायदे की गुंजाइश होती है, चाहे उनके रोजगार में उन्हें घाटा ही क्यों ना मिले। आगे मैं बात करूँ तो एक जो समस्या और दिखती है वह ये कि भुगतान में विलम्ब होना। जो एमएसएमईज हैं इसके लिए दूसरी बड़ी चुनौती है कि खरीदार जो होते हैं
उसमें से इन्हें जो एक तरीके से वापस से पैसा मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई बड़ी कंपनी ए है, ठीक है, और इसकी बहुत सारे गाँवों में पहुँच है। इस कंपनी ने कह रखा है कि पापड़ बना के आपको मुझे देना है। अब ये ग्रामीण लोग यहाँ से पापड़ बना के पहुँचा देते हैं, लेकिन यहाँ से धनराशि मिलने में काफ़ी नानुकुर होती है, काफ़ी समय लगता है, इसलिए फिर उनकी इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि अगर फटाफट पैसा मिले तो वे भी दे पाते हैं। एक ये भी समस्या है। दूसरा जीएसटी रिफंड, आपको पता होगा कि जीएसटी में भी रिफंड होता है। हालांकि जीएसटी में आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा, लेकिन बस इतना याद रखिए फ़िलहाल के लिए कि जीएसटी जमा करने पर उसमें भी कुछ रिफंड मिलता है, जैसे कि गैस सिलेंडर लेने पर कुछ सब्सिडी वापस आती है, तो वो रिफंड भी इनको काफ़ी समय बाद मिलता है। ये भी इनके लिए क्या है, समस्या है। इस कारण से भारत में एमएसएमई को लेकर दिक्कतें हैं। और चौथा कारण बताएं तो वो ये कि यहाँ पर कच्चे माल की कमी से जूझते हैं। होता क्या है कि इनके पास इतना पैसा नहीं हो पाता है, और इसके अलावा अगर कोई कृषक ही खुद का उगाना चाहे, खुद का ही अपना एक रोजगार लगाना चाहे, एमएसएमई लगाना चाहे, मान लेते हैं उसकी 2 बीघा ज़मीन थी, तो उसने वहाँ से कच्चा माल लेके कोई भी सक्रिय अपना एक बिज़नेस शुरू कर दिया। लेकिन होता है कि जैसे बिज़नेस बढ़ा फिर कच्चे माल की कमी आने लगती है, सरकार से प्रोत्साहन मिलता नहीं है, तो एक कच्चा माल की कमी होना भी सबसे बड़ी समस्या है। किसके साथ में, एमएसएमई के साथ में। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये कि इन्हें उचित बाज़ार नहीं मिल पाता। होता है अक्सर कि अगर आज को मैं कोई उद्योग लगा लूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं घर पर आलू के चिप्स भी बनाकर तैयार करूँ, तो लेगा कौन? क्योंकि होता है कि कोई भी कंपनी लेने से पहले आपकी अथॉरिटी चेक करती है, ऐसे तो ले नहीं सकते हैं। और फिर दुनिया भर के जो जंजाल होते हैं उसमें कोई भी आम नागरिक अपना एमएसएमई शुरू तो कर दे, लेकिन उसे बेचे कहाँ, रोजगार कहाँ से मिले, कहाँ पर बाजार उपलब्ध हो, ये समस्या उसके सामने आ खड़ी होती। इस कारण भी वह फिर क्या होता है, एमएसएमई से दूर हटकर खुद मजदूरी करना शुरू कर देता है। तो ये जो समस्याएं हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब आंसर राइटिंग करेंगे कि औद्योगिक मुद्दे, तो उसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ ये 5 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और मैं जो वही कह रहा हूँ आपको ये कि सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। धीरे धीरे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और जब प्रश्न आएगा तो फिर सब मिला जुला रूप आप लिख देंगे। अभी तो आप बिल्कुल पढ़ने पर फोकस कीजिए। आगे हम बात करते हैं पहल क्या की गई है। ओके, यानी कि ये तो मुद्दे रहे। अब सरकार ने क्या क्या पहल करी, तो देखिए कुछ जो कार्यक्रम है वो चलाए गए, वो तो हमें लिखना रहते हैं, क्योंकि जब हमने एग्रीकल्चर में पहल की बात करी, जैसे कि हरित विकास कार्यक्रम हो गया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो गई, वे योजना भी पहल में शामिल होती है। तो भारत सरकार ने पहल क्या क्या कर रखी वो हमें देखना है। तो राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम ये शुरू किया गया है। अब ये कार्यक्रम है क्या, तो 2007-8 में शुरू हुआ, और इसका मोस्टली कार्यक्रम होता है कि जो आपके एमएसएमई है उनके लिए स्पेशल बजट में प्रावधान करना। यानी कि होता क्या है कि एक बात हमेशा याद रखिए, हर विभाग के लिए अलग से कुछ कार्यक्रम चलते हैं कि उनमें कितनी आवश्यकता है, कितना बजट चाहिए। तो 2017-18 में बजट 506 करोड़ था, जो 18-19 में 1006 करोड़ रुपए कर दिया गया। यानी कि ये इंपॉर्टेंस दर्शाती कि सरकार थोड़ा सा सक्रिय है इसके लिए। बस वे एक अलग चीज़ है कि वह पहुँचता है या नहीं। तो इस कार्यक्रम के तहत सरकार क्या करती है, जो आपके एमएसएमई है उनके लिए बजट में स्पेशल प्रावधान करवाती है और उनके लिए पैसा जनरेट करती है। तो आपको ये कार्यक्रम क्या करना है, याद रखना है। आगे मैं बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट पर, तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भी शामिल स्पेशल किया गया है। किसके लिए, एमएसएमई के लिए। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं हम। तो पहला ये कि भारत सरकार द्वारा उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया। ये आपके लिए थोड़ा जानना जरूरी है कि नोडल एजेंसी क्या है, बहुत सारी बार पढ़ने में आता है। नोडल एजेंसी वैसा ही होता है जैसे आपको क्लास का मॉनिटर बनाया जाता है, यानी कि पूरी क्लास का आपको ध्यान रखना है, आपको मॉनिटर बनाया जा रहा है। वैसे क्या होता है कि भारत में जो ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग ये एक संस्थान है, और इसको नोडल एजेंसी यानी कि इस पूरे कार्यक्रम को कैसे लागू करना, किस प्रकार लागू करना, कहाँ कहाँ लागू करना, ये आयोग करेगा। तो ऐसा होता है, अक्सर आप सुनेंगे कि वहाँ पर कोई जो कार्यक्रम चलाएगा उसका नोडल वहाँ के कलेक्टर को बनाया गया। तो कलेक्टर को बना रहे मतलब ये कि कलेक्टर के हाथ में ही पूरे कार्यक्रम की देख रेख होती है। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को कौन संचालित कर रहा है, तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग। और राज्य स्तर पर यह योजना KVIC निदेशालय, राज्य खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला उद्योग
केंद्रों और बैंकों के माध्यम से लागू होती है। यानी कि राज्य स्तर पर बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1977 में जो नीति आई थी उसमें जिला उद्योग केंद्र स्थापित किए गए थे। क्यों केंद्र स्थापित किए गए थे? ताकि लोगों को आसानी से लोन प्रोवाइड किया जा सके। तो इस रोजगार सृजन कार्यक्रम में जो पैसा आता है वह राज्य खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड, फिर जिला उद्योग केंद्र हो गए, बैंक, इनके माध्यम से वे लोन प्रोवाइड करवाती है। और इससे लगभग क्या होगा, 7 लाख रोजगार को भविष्य में 7 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। और इसका जो बजट है वे भी अच्छा खासा था। तो 1800 करोड़ रुपए सिर्फ इस योजना के लिए 2018-19 में रखे गए थे। तो ये भी किस में शामिल हो जाएगा? पहल में शामिल हो जाएगा। इसके बाद आगे और हम देखें तो एक स्फूर्ति योजना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है एमएसएमई के लिए। स्कीम ऑफ फंड रिफंड रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, स्फूर्ति इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए कोष योजना, हिंदी में आपको कुछ ऐसा नाम पढ़ने को मिलेगा ये। तो उद्योगों को अत्यधिक उत्पादक और प्रतिस्पर्धी बनाने तथा ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में रोजगार अवसर बढ़ाने के लिए खाद्य और ग्रामोद्योग क्षेत्र में पहचाने गए क्लस्टरों के संबंधी परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए योजना बनाई गई। ठीक है, ये तो गया आपके सर के ऊपर से। मैं आपको इन शॉर्ट समझाता हूँ। कुल मिला के यहाँ पर ये है कि ये योजना विभिन्न राज्यों में क्या करती, ये तय करती कि कहाँ पर उद्योग लग सकते हैं। जैसे कि किसी भी उद्योग को लगने के लिए कुछ चीज़ें निश्चित होती है, पूंजी, इसके अलावा भूमि हो गया, उसके अलावा श्रम है, ठीक है, इसके अलावा बिजली, पानी, ये सारी आवश्यकताएं होती है। तो स्फूर्ति योजना में यही कि वे राज्य जहाँ पर एमएसएमई को हम अच्छे से लगा सकते हैं उनमें क्लस्टर, एक कीवर्ड क्या है यहाँ पर, पहचाने गए क्लस्टर संबंधी परंपरागत उद्योगों के सृजन। जैसे कि आपने चंदेरी का साड़ी का नाम सुना होगा। अब चंदेरी की साड़ी यहाँ का परंपरागत उद्योग है, लेकिन ये एमएसएमई में ही शामिल है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग लोग अपने अपने घरों पर बनाते हैं। ये किसी एक का कोई बिजनेस नहीं है। चंदेरी साड़ी महेश्वर में भी आप घूमने जाएंगे तो आपको बहुत सारी दुकानों में मिल जाएगी। या फिर आप जो अलग अलग प्रोडक्ट सुनते हैं कहीं के भी जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, जैसे कि चाहे अगर आप रसगुल्ला की बात करें वेस्ट बंगाल का, तो कोई एक कंपनी तो नहीं बनाती, बस वहाँ का क्या है ट्रेडिशन है। तो स्फूर्ति योजना यही है कि जहाँ पर भी जैसे उद्योग बनाया जा सके उनकी पहचान करना और उनको अत्यधिक उत्पादक और प्रतिस्पर्धी, यानी कि उनको और टक्कर वाले देने के लिए अन्य उद्योग भी उनके साथ में लगाना ताकि वे उनसे क्या कर सके, प्रतिस्पर्धा कर सके और गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट बना सकें। तो ये स्कीम भी सरकार द्वारा चलाई जा रही है उन उद्योगों के लिए। आगे हम और बात करें कि अन्य पहल में क्या क्या शामिल है। तो अन्य पहल में जैसे कि मुद्रा एक योजना है। तो मुद्रा जो योजना है ये लोन प्रोवाइड करवाती हैं और इसमें 1000 करोड़ तक का पूरा एक बजट दिया गया था बजट के अंतर्गत, जिसमें लोगों को जो लोन है वे मिलता है, जिनमें उन्हें 5 साल तक इसकी बिना ब्याज की किस्तें चुकानी होती है। और आप अपना कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहें तो मुद्रा योजना के तहत क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। इसके अलावा आगे हम बात करें तो मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया क्या कर रहा है, भारत में किसी भी जो कार्यक्रम उनको चला रहा है। जैसे कि आईसीएच जो चेन्नई है वहाँ से पहली वंदे भारत ट्रेन बनी है। अब वंदे भारत ट्रेन बनी तो उस फैक्ट्री में भी बहुत सारे जो उपकरण होंगे वह छोटे छोटे लघु उद्योगों से ही आए होंगे। जैसे कि मैंने आपको बात करी है कि बड़े उद्योग जो हैं, बड़े उद्योगों के लिए ये पूरा का काम करते हैं, सूक्ष्म और लघु उद्योग से वहाँ क्या होते हैं, प्रोडक्ट आते हैं। तो वही वाली चीज़ें मेक इन इंडिया में बहुत सारी चीज़ें। और अब तो मोबाइल की बारी शुरू हो गई है, या बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो शुरू हो गए हैं। क्योंकि एक खबर के तहत ये बात आती है कि 2000 से पहले यूपी में जो कानपुर और लखनऊ हुए वे जो झालर होती, झालर यानी कि जो दिवाली पे लाइटिंग होती है आपको पता होगी, उन झालर उत्पादन में उसका काफ़ी नाम था। लेकिन जैसे भारत में चाइनीज़ की सस्ती लाइटें आई उसके बाद इसका धंधा पूरा क्या हो गया, ठप हो गया। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत ऐसे क्षेत्रों को क्या करना, वापस से खड़ा करना। इसके बाद में डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया से बहुत फ़ायदा मिल रहा है, जहाँ पर लोग नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के ज़रिए घरों पर यूट्यूब के या जो भी चीज़ें हैं उनके माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उद्योग शुरू कर सकते हैं। इसके बाद स्किल इंडिया आपने सुना ही होगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसमें आपको सिलाई, कंप्यूटर हो जाए या चूड़ी बनाना या ऐसे जो छोटे छोटे उद्योग हैं जिससे आपको क्या मिल सके, रोजगार मिल सके, ये भी इसी पहल के अंतर्गत शामिल होगा। और स्टार्टअप इंडिया ये भी मुद्रा योजना जैसा ही है। और इसमें अगर आपके पास एक अच्छा सा आइडिया हो
तो अगर आप बताएं सरकार को तो सरकार फिर आपके आइडिया को सपोर्ट करती है और आपको क्या मिलता है, लोन मिलता है। तो ये भी क्या हो गया, अन्य पहल के अंतर्गत शामिल हो गया। अब यहाँ पर आशा करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई होगी। हमने अभी तक जो पढ़ा है, इस टेबल के बारे में थोड़ी देर से चर्चा करता हूँ। हमने अभी तक पढ़ा कि एमएसएमई क्या होता है, उसके बाद में इसकी जो आपको विनिर्माण क्षेत्र हैं, उस विनिर्माण क्षेत्र में अलग अलग जो हैं कि माइक्रो के लिए क्या है, स्मॉल के लिए क्या है और मीडियम के लिए क्या है, वो भी याद रखना है। इसके अलावा सेवा सेक्टर में भी फिर वापस से एमएसई के लिए अलग अलग क्या है वो हमने जाना। उसके बाद यहाँ पर जो स्थिति क्या थी, भारत में कितने करोड़ लोगों को रोजगार देता है, 99.5% इसमें सूक्ष्म के शामिल है। ये जितने भी आंकड़े हमने पढ़े इतने आपको समझ में आ गए होंगे, इन्हें नोट डाउन ज़रूर करिएगा। और भारत में जो पहले हैं जो रोजगार कार्यक्रम चल रहे हैं वो भी इसके अंतर्गत शामिल है। इसके अलावा स्पेशल भारत में कुछ संस्थान हैं जो इसी के लिए कार्यरत हैं, जैसे कि भारतीय उद्यमशीलता संस्थान जो गुवाहाटी में है, राष्ट्रीय उद्यमशीलता एवं लघु विकास व्यापार संस्थान, और तीसरा है राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण। इनका एक नॉर्मल काम होता है कि इन संस्थान का कि भारत में एमएसएमई को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, उसके लिए जो नए नए आइडिया वो तैयार करना है। तो यहाँ तक आशा करता हूँ कि आज का वीडियो जो हमने जाना, जिसमें हमने बात करी एमएसएमई को लेकर, वे आप समझने में सफल रहे होंगे। और अगर आपको अभी तक और ये तीसरा लेक्चर अच्छे समझ में आ गया है तो यकीन मान के चलिए कि आप ये जो लिखा हुआ औद्योगिक मुद्दे पहल आसानी से समझ पाएंगे। और अगर कुछ छात्रों को लगता है कि सर सिर्फ 30 नंबर की इकोनॉमी है, मैं फिर से बता दूं एमपी भी 30 नंबर का इकोनॉमी शामिल है, और जब आप इंडिया की पढ़ेंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप से आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। बिल्कुल, और देखते रहिए, और क्वालिटी तो आपको मिल ही रही हो, इसके साथ हम कोई समझौता नहीं करते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।